होगा शुरू। गुड इवनिंग। आज हम बड़े ही लेट आवर्स में एक दूसरे से मिल रहे हैं, पर वापस शुरू करें। सब लोग तैयार हो? आवाज आ रही है आप लोगों को? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए, अब हम लास्ट क्लास में दो चीजों की बात कर रहे थे। एक था अपना इलेक्ट्रोफाइल, एक था अपना न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया, वो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, तो वो लुईस एसिड जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले, वो इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास से पढ़ा न्यूक्लियोफाइल, तो अपने न्यूक्लियोफाइल क्या है? चलिए ऊपर काफी न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल कैसे है? अपने इलेक्ट्रॉन रिच एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पुअर या पॉजिटिव कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। वो एनायन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो लास्ट क्लास में अगर न्यूक्लियोफाइल पढ़े तो तीन तरह के न्यूक्लियोफाइल: न्यूट्रल जिनमें लोन पेयर हो, सारे एनायंस, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बताऊंगा भी एक्सेप्शन जहां आएगा थोड़ा बहुत अगर ऐसा दिखता है, पर थियोरेटिकली तो है कंपाउंड विथ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देती है, वो न्यूक्लियोफाइल है। अब बेस, अगर हम यहां पर बेस ब्रोंस्टेड का बेस बोले या लुईस का बेस, पर अब जब हम बात करें ब्रोंस्टेड बेस के साथ, तो डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस और H डेल्टा प्लस, जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके उसे H प्लस के रूप में बाहर निकाल पाए, वो किसकी तरह काम करेगा? वो किसकी तरह काम करेगा? बेस। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही चीज हो सकती है, पर उनके रोल अलग अलग होंगे। न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही चीज हो सकती है और उनके रोल अलग अलग होंगे। कैसे रोल अलग अलग होंगे तुम समझो। यहाँ पे ये H प्लस पर अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन को H के रूप में, हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकालेगा। मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन पर, इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करे, तो वो एनायन, वो न्यूट्रल स्पीशीज जो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करे, वो किसकी तरह काम करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब जब हम ट्रेंड्स पढ़े, तो ट्रेंड्स, अब देखो यहां एक और टर्म ले आते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और दूसरा यहां पर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ। ये दो चीजें हमको भी समझनी है। एक टर्म हम लेके आए न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक टर्म हम लेके आए बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी, हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना तेजी से न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। हाउ फास्ट अ न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर।
कितना तेजी से एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन के पेयर कार्बन को देता है। मतलब ये कंसेप्ट हो गया काइनेटिक्स कंट्रोल। कैसा कंसेप्ट है ये? काइनेटिक्स कंट्रोल, स्पीड से। सो फास्टर द रेट ऑफ अटैक, stronger will be the nucleophile, larger will be its nucleophilicity. Means when I write a nucleophile as Z1 minus, nucleophile as Z2 minus, मैंने दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लिए, एक को लिखा Z1 माइनस, दूसरे को लिखा मैंने Z2। यहां पर अगर वो एक कार्बन पे अटैक करे, ये पॉजिटिव कार्बन है, रेफरेंस के लिए इससे पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं, जैसा अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब यहां पर अटैक करे और एक प्रोडक्ट बनाए Z1C, यहां अटैक करके एक प्रोडक्ट बनाए Z1C, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, रेट कांस्टेंट, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1। अब अगर हम यहां पे देखें, इफ K1 is greater than K2, then Z1 is stronger nucleophile than Z2 minus। अगर सेम कंडीशन में दो न्यूक्लियोफाइल को लाकर हम रिएक्शन को कराते हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो तेजी से अटैक करेगा, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब वो जितना अनस्टेबल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जितना अनस्टेबल होगा, उतना इजीली और तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड फास्टर द रेट ऑफ अटैक, स्ट्रॉन्गर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इससे जो टर्म हम लेके आते हैं, वो टर्म क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम दूसरी टर्म लेके आए, बेसिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी। देखो, amount of H plus gained by hold by base। अब इसमें रेट की बात नहीं है। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम कंट्रोल या थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल कंसेप्ट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी स्पीड से, कितनी तेजी से वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूरी 12th की केमिस्ट्री में हम इसका यूज करेंगे। पर अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, साइनाइड की केमिस्ट्री हो, इन सब जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगेंगे। तो अब आपको समझना है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही चीज है। तो अब अगर मैंने इसे बेस लिखा, इफ आई राइट इट एज B1 माइनस, if I write it as B2 minus, CH2H, इधर एक ग्रुप G, CH2H, इधर पर एक ग्रुप G। अब बेस आया, उसने किसको एक्सट्रैक्ट किया? हाइड्रोजन। तो ये बना B1H, ये बन गया B2H, CH2 माइनस G सम ग्रुप। G कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इस रिएक्शन को अगर हम वाटर में कराएं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K भी बोलेंगे। तो अगर यहां पर इफ KEQ1 is more than KEQ2, then B1 is stronger base than B2। अब यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं है, यहां तुम्हें एक चीज समझना है, कोई टाइम फैक्टर नहीं है बेसिक स्ट्रेंथ में। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेस है, जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, पर दोनों के बिहेवियर अलग अलग होंगे। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन को देगा। न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर कार्बन को देगा, जबकि बेस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? एसिडिक हाइड्रोजन। व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन? वो हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकल सकती है।
वो हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकल सकती है, उस हाइड्रोजन को तुम कौन सी हाइड्रोजन बोलते हो? एसिडिक हाइड्रोजन। अब हमको यहां पे समझना है, क्या जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक बेस है। तो बेस का कंसेप्ट कैसा है? इक्विलिब्रियम कंट्रोल है, कितना अमाउंट बेस H+ का होल्ड कर सकता है, कितना इस इक्विलिब्रियम को आगे लेके जा सकता है, कितना इस इक्विलिब्रियम को वो आगे लेके जा सकता है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को नापा जाता है। हाउ मच अमाउंट इज होल्डेड बाय बेस, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट कैसा है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम कंट्रोल। और ये कंसेप्ट तुम्हारा कैसा है? काइनेटिक्स कंट्रोल। तो तुम्हारे दो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट। तो जो बेस है वो एक रिएक्शन में या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या वो बेस होगा या दोनों होगा, तो पैरेलल रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। पर एक साथ दो नहीं हो सकते, उस कार्बन पे प्लस भी अटैक करना है हाइड्रोजन, तो कुछ उसके आयंस अगर H+ को निकालेंगे तो वो किसकी तरह काम कर जाएंगे? बेस। और अगर वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा तो वो किसकी तरह काम कर जाएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ दो कंसेप्ट हमारे सामने है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन करना है। तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होगा, और अगर तुम्हारे पास थ्योरी कंटेंट नहीं होगा तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये जो न्यूक्लियोफाइल की क्लास है, ये मेरे एल्डिहाइड कीटोन, मतलब आज से लगभग 50 क्लासेस तक भी या 40 क्लासेस तक भी हमें ये सब कुछ चीजों का यूज होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या उनके ट्रेंड है, वो सारी चीजें। तो अगर एक जगह पे अपडेटेड कंटेंट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो तुमने यहाँ पे देखा न्यूक्लियोफाइल कंटेंट, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, और खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि कहाँ पे तुमने क्या लिखा है। तो दो चीजें तुम्हारे सामने है, एक है न्यूक्लियोफिलिसिटी और दूसरी चीज तुम्हारे सामने क्या आ गई है? बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो कोई कुछ कमेंट कर रहा है क्या? नहीं, रुक नहीं रहा। तुम अपने एंड पे तुम्हें एक चीज करनी है कि जो तुम बेस्ट पॉसिबल इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हो वो तुम अपने घर पे ले लो यार। देखो जब हम कोचिंग पढ़ते थे तो हमें आने के लिए ट्रांसपोर्ट लगता था, ये सब है, तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा कि अपने घर पे जो बेस्ट पॉसिबल वाईफाई कनेक्शन है वो तुम लो। जिन लोगों के लिए पॉसिबल है वो लैपटॉप है, ये सब आगे काम है, क्योंकि हमारे आज की डेट में यूटिलिटी है, रिक्वायरमेंट है यार ये। अब चलो अपन यहाँ पर है, न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया, बेसिक स्ट्रेंथ, तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ता हूँ तो और ठीक है बताता हूँ यहाँ पे ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिसिटी कि क्या ट्रेंड न्यूक्लियोफाइल के ग्रुप में, पीरियड में, कहीं पे भी होंगे। अब पहला ट्रेंड्स इन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक नेचर। अब इनके कंपैरिजन को करना है और ये इंपॉर्टेंट है, अपने काम आएगा ये। ट्रेंड्स इन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का सीधा सीधा कंसेप्ट है, जितना अनस्टेबल होगा उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन रखना उतना ही मुश्किल होगा और वो उतना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। So more is the instability, stronger will be the nucleophile. More is the instability, stronger will be the nucleophile. तो फर्स्ट ट्रेंड देखें, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर stronger nucleophile than their neutral species. अब देखो
मतलब यहां पर अगर हमने बोला नेगेटिवली चार्ज, अब एनायन कैसे बनेगा? तो कल की क्लास में मैंने तुमको क्या बताया था, ब्रोंस्टेड एसिड जब भी प्रोटॉन छोड़ेगा, अगर एक न्यूट्रल ब्रोंस्टेड एसिड एक प्रोटॉन छोड़ेगा तो एनायन बनेगा, और हर एनायन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज, उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर आप यहां पर देखें, अगर मैंने लिखा एसिटिक एसिड, ध्यान से देखो, इसमें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये न्यूट्रल है। अब इसी का कॉन्जुगेट बेस, इसी का कॉन्जुगेट बेस, अब देखो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, जब ये वाला हाइड्रोजन छोड़ देता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो नेगेटिवली चार्ज, अब देखो ये पैरेंट था, ये एसिड था, ये एसिड था, ये इसका कॉन्जुगेट बेस था, तो एनायन है तो ज्यादा अनस्टेबल है, ज्यादा अनस्टेबल तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज दिस। At the same time, negatively charged species have more tendency to gain H plus to neutralize. Also, conjugate bases are stronger base than their acids. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? That is, anions negatively charged are stronger base than neutral. यहां ट्रेंड सेम हो गए, इस जगह पे इन दोनों के ट्रेंड सेम हो गए हैं कि all anions are stronger base and stronger nucleophile. तो अब यह याद करने लायक तो कुछ भी नहीं। अब अगर तुम इसको देखो, C2H5OH and C2H5O minus ethoxide. What is the trend of nucleophilicity? What is the trend of basicity, basic nature? Anions are the conjugate bases are always stronger base and nucleophile than their neutral species. तो देखो ethoxide, अगर हम यहाँ पे वाटर को लेके आए, अगर हम यहाँ पर वाटर को लेके आए और वाटर का एनायन क्या लिया? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का एनायन क्या हुआ? ऑक्साइड। जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्साइड एनायन का यूज नहीं करते। तो अब ट्रेंड क्या है? Anions are stronger, तो nucleophilicity of water is less than hydroxide, basic nature of water is less than hydroxide. तो ये कंसेप्ट हम कहीं भी लगा सकते हैं। अब आप देखो मीथेन, कार्बन ब्रदर, मीथेन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अब मीथेन जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, पर मीथेन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा CH3 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो कहां से ये स्ट्रॉन्ग और ये टर्म हमारे पास आई, तो कार्बन एनायन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कार्बन एनायन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बन एनायन बनाना मुश्किल है, तो हम इन्हें सोर्सेस, कार्बन एनायन के सोर्सेस हम क्या ले सकते हैं? तो एक वेल नोन सोर्स अगर तुम देखो RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX क्या होता है तुम्हारा? ग्रिग्नार्ड। इट विल बी अ सोर्स ऑफ। अब तुम देखो जहां भी तुम केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे, ये कार्बन एनायन का सोर्स होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो ही काम करेगा, या तो वो बेस बनेगा या वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इतनी ही केमिस्ट्री, इसी का अपन यूज करेंगे। दिस वेरी फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर तुमने लिखा R2Cu एलाइन, गिलमैन रिएजेंट,
देन यू कैन यूज R2CuLi कोरियोसिंथेसिस वाला गिलमैन रिएजेंट, इसे भी अपन आगे यूज करेंगे। R2RCDX RZNX R2HG, ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन एनाइन के सोर्सेस की तरह यूज होते हैं। तो एनाइंस, अब देखो, एनाइंस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एनाइंस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन देयर पैरेंट स्पीशीज। एनाइन जो है वो अपनी पैरेंट स्पीशीज से एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, जैसे RNGX, जैसे R2CuLi, RCDX, RZNX, डाइमिथाइल मरकरी, दूसरा लाइट का टेट्राइथाइल लाइट, या तुम लिख सकते हो C2H5 ये सब की सब तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल हैं। तो इनमें एनाइन क्योंकि कोवैलेंट स्पीशीज है, कार्बन के साथ जुड़ी हुई नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड, तो इनको एनाइन में बदलना होगा। सॉल्वेंट की हेल्प से एनाइन में बदलेंगे। तो अब हमने पहला पॉइंट पढ़ा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन द न्यूट्रल वन। जो भी एनाइन है, जो भी स्पीशीज है, दे आर स्ट्रॉन्गर। अब इसका भी एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हें लगता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल बन गया है, ये कैसा न्यूक्लियोफाइल बन गया है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गए। अब आपका पहला पॉइंट क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। ऐसे 6 ट्रेंड हुए। पहला ट्रेंड तुमने देखा, तुम्हें ट्रेंड याद होना चाहिए क्योंकि तुम इन्हें बार बार यूज करोगे। अब हम दूसरे पे जाते हैं। The second trend in the strength of base and nucleophile अब अगर तुमने यहां पे सेकंड ट्रेंड देखा, इफ डोनर एटम से, अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल में डोनर एटम सेम है, अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल में डोनर एटम सेम है, देन स्ट्रॉन्गर बेसिस आर आल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगी। अब डोनर एटम, अगर हमने जैसे यहाँ पे क्या बात की, कल हमने बात की एसिड बेस। अब पहले अगर एसिड, उसमें से हमने H+ को निकाला, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट बेस। अगर हमने एसिड में से एक प्रोटॉन को रिमूव किया है तो हमें मिल गया कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पे रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, एसिड बेस। अब तुम यहां पे देखो, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर will be its conjugate base। एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो अब अगर तुमने यहाँ पर एसिड लिया CH3COOH, फिर तुमने एसिड लिया C6H5OH फिनॉल, फिर तुमने यहाँ पर एसिड लिया वाटर, फिर तुमने यहाँ पर एसिड लिया C2H5OH, और यहाँ पर तुम एक और एसिड ले लो H2SO4। Now what is the acidic strength? ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड देन फिनॉल देन वाटर देन इथेनॉल। तो सल्फ्यूरिक एसिड किससे स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड किससे स्ट्रॉन्ग है, फिनॉल। फिनॉल किससे स्ट्रॉन्ग है, वाटर। वाटर किससे स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल।
इन सब में डोनर एटम, मतलब अब जब इनके कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये बन गया बाइसल्फेट, ये आ गया एसीटेट, ये आ गया तुम्हारा C6H5O माइनस OH माइनस C2H5O माइनस। अब तुम यहां पर एक चीज देखो, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग तो बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा, तुम्हारा बेसिक नेचर क्या होगा, बाइसल्फेट वीकर देन एसीटेट, फिनॉक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इथॉक्साइड। At the same time, nucleophilicity order. अब आप देखो, so ethoxide is a strong nucleophile and a strong base. Ethoxide ion is a strong nucleophile and strong base. अगर डोनर एटम सेम है, अगर तुम्हारा डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा। अगर डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर कैसा आता है तुम्हारा सेम। इन सब में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, बाइसल्फेट का ऑक्सीजन, एसीटेट का, फिनॉक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का। अब अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड देखें, इसमें एक एक्सेप्शन भी अगर हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्शन ट्रेंड, बिग साइज bases are poor nucleophile. Big size bases are poor nucleophile. अब अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे पाएगा। अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक नहीं पहुंचेगा। तो स्टारिक इंडेक्स के कारण अगर तुम देखो इसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, this is a tertiary butoxide, this is third butoxide। अब ये जो tertiary butoxide है, this is a very strong base। जो ये tertiary butoxide है, it's a very strong base but very poor nucleophile, very poor nucleophile। ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है पर ये बहुत ही कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये अपने बड़े साइज के कारण, स्टारिक रिपल्शन के कारण कार्बन तक बहुत धीरे धीरे पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता है, तो प्रैक्टिकली ये न्यूक्लियोफाइल होता नहीं। तो इट्स अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। अगर तुम अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो अपन ने 11th में पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर तुमने यहां एसिडिक स्ट्रेंथ दिया, मीथेनॉल, इथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल and tertiary butyl alcohol. And if I write here a tertiary butyl alcohol, तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा, एसिडिक नेचर विल डिक्रीज। तो व्हाट विल बी योर एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर ऑफ मीथेनॉल, इथेनॉल, दिस। अब तुम्हें देखो एसिड का नेचर क्या है, वो प्राइमरी अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इनके कॉन्जुगेट बेस क्या बनेंगे? इसका कॉन्जुगेट बेस बना CH3O माइनस, C2H5O माइनस, CH3, CHO, CH3, 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 CH3O माइनस। ये बन गए इनके कॉन्जुगेट बेस। बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? मीथॉक्साइड, इथॉक्साइड, आइसोप्रोपाइल। पर तुम एसिड की स्ट्रेंथ देखो या न्यूक्लियोफाइल की जब तुम स्ट्रेंथ देखोगे तो methoxide is weaker than ethoxide. Ethoxide is weaker than this, but this is very poor nucleophile. The tertiary butoxide anion is
the tertiary butoxide anion is a very very poor nucleophile. तो तुमने एक ट्रेंड देखा, एनायन आर स्ट्रॉन्गर। तुम ट्रेंड ध्यान रखो, तुम्हें बहुत लंबे समय तक एक तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस के अंदर या ऑब्जेक्टिव बुक्स में तुम्हें मिलेंगे। मैं तुम्हें आज इसका पैकेज दूंगा, तुम उसको सॉल्व भी करोगे। अब तुमको यहाँ पे क्या देखना है, अगर डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा, एक्सेप्शन होगा बिग साइज। बिग साइज बेसिस। अब मैंने तुमको देखो आज क्लास के शुरू में क्या बोला था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस होगा, पर सारे के सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मतलब जो तुम्हारा पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या इस तरह की जो स्पीशीज हैं, इस तरह की जो तुम्हारी स्पीशीज हैं जिनका साइज काफी बड़ा है, ये सब किसकी तरह, ये सब बेस की तरह तो काम कर सकते हैं, पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएंगे। ये बेस की तरह तो बिहेव कर सकते हैं, पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएंगे। तो तुमने देखा 3 ट्रेंड, पहले 2 ट्रेंड में बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड सेम था। थर्ड में बिग साइज बेसिस आर वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल, प्रैक्टिकली वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाती है। तुम इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो अब मैं वापस यहां पर 4th पॉइंट पे आऊं। या मैं एक और चीज बोल रहा था, जितना अनस्टेबल होगा स्पीशीज, जितनी अनस्टेबल होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल होगा, वो उतनी जल्दी कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब अगर हम 4th ट्रेंड देखें, 4th ट्रेंड के अंदर इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे कि अपन ने लिखा मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF। सेकेंड पीरियड में अगर आपने ले लिया यहाँ पर H2S, HCl, PH3, लेफ्ट टू राइट, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट का एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो सबसे पहले तुम्हारा एसिड का नेचर क्या हुआ, मीथेन, अमोनिया, वाटर, PH3, H2S, HCl। अब अगर एसिडिक नेचर बढ़ा तो फिर बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। तो अब इनका कॉन्जुगेट बेस मिथेनाइट, stronger than amide, amide is stronger than hydroxide, hydroxide is stronger than fluoride। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक, एट द सेम टाइम negative charge or more electronegative is more stable, so nucleophilicity order is same to left to right, and also nucleophilicity nature decreases। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का नेचर सेम हो जाता है। तो अब अगर यहाँ पर इनका बेस बनाए PH2 माइनस, HS माइनस, Cl minus, basic nature pH minus is more than this, nucleophilicity, sulfur donor, आपको आगे ध्यान रखना है, sulfur donors are stronger nucleophile than chloride donors। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एनायन का बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। तो अभी तक मैं आपको ऐसा बोल रहा था कि कार्बन एनायन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। फिफ्थ, जरा फिफ्थ ट्रेंड को ध्यान से देखना है। इन एनी ग्रुप फॉर नॉन ऑक्सी एसिड्स, अब अगर आप किसी ग्रुप में नॉन ऑक्सी एसिड को देखोगे, अगर किसी ग्रुप में आप नॉन ऑक्सी एसिड को देखोगे तो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। किसी ग्रुप में अगर तुम देखोगे तो टॉप टू बॉटम तुम्हारा एसिडिक नेचर विल इंक्रीज। तो अगर एसिडिक नेचर बढ़ा तो तुमने बोला देखो HF, HCl, HBr, HI. What is acidic nature? HF is weaker than HCl, HCl is weaker than HBr. Top one, acid strong हुआ तो conjugate base weak हुआ, तो basic nature, fluoride is stronger than chloride, chloride is stronger than bromide, bromide is stronger than iodide. So basic nature of fluoride is more than chloride, chloride is more than bromide, bromide is more than iodide. अब acidic nature increases, therefore basic nature decreases. Top to bottom basic nature decreases. अब यहां समझना, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पानी में निकालेंगे या पोलर प्रोटीन, क्योंकि बेसिक नेचर हमारा वाटर के अंदर है। अब यहां पर आपने देखा एक्सेप्शन आया, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अब ये दोनों ट्रेंड उल्टे हो गए। सो व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर? फ्लोराइड is weaker nucleophile than chloride, is weaker than bromide, is weaker than iodide. Iodide is extremely strong nucleophile. Iodide is a strong nucleophile. अब देखो top to bottom basic nature of anion decreases and nucleophilicity order increases. अगर तुम इसको देखो water और H2S, selenium negative है, तो water is weaker acid than H2S, ये एसिड का ट्रेंड। तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस हुआ हाइड्रोक्साइड, इसका कॉन्जुगेट बेस, तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इज मोर देन दिस, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इज लेस देन दिस। ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन की केमिस्ट्री कुछ पढ़ने जाएंगे। जब हम कोई एसिटल या कीटल जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, वहां पे सल्फर की केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब तुमने यहां देखा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम acidic nature increases, non-oxy acids, basic nature of conjugate base decreases, but top to bottom nucleophilicity of nucleophile will increase, nucleophilicity of nucleophile will increase। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड क्वेश्चन आते हैं एज इट इज ट्राई तुमको देख जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक सिक्स्थ ट्रेंड भी डाल दूं, या पहले तुम इनको देख लो फिर सिक्स्थ ट्रेंड को लिखता हूं, तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब अगर तुम यहाँ पे सिक्स ट्रेंड देखो, ट्रेंड नंबर 6, when a lone pair of electron is adjacent to donor,
नहीं, इट इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब डोनर के पड़ोस में एक और एटम हो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, जैसे वाटर। अब देखो वाटर में दोनों लोन पेयर्स पे हैं, पर जब तुमने H2O2 को देखा तो इस वाले ऑक्सीजन के पड़ोस में दूसरा ऑक्सीजन है, तो who is a stronger nucleophile? So nucleophilicity of water is less. अब इसी तरह से तुमने देखा NH3, यहां पर NH2 हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। अब अगर तुम यहां देखो डोनर के पड़ोस में एक और डोनर, तो NH3 NH2OH। कल मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन के स्पेशल न्यूक्लियोफाइल लिखे थे, उन सब में डोनर के पड़ोस में एक और लोन पेयर था। ये सब एल्डिहाइड कीटोन की केमिस्ट्री के ही न्यूक्लियोफाइल थे, अमोनिया। अब देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब अगर तुम हाइड्रोक्सिल अमाइन लेके आए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमोनिया इज लेस देन, जबकि बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया इज मोर देन हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमोनिया इज मोर देन हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब तुम यहां पे देख रहे हो न्यू अमोनिया और हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जब लोन पेयर के पड़ोस में, डोनर एटम के पड़ोस में एक और डोनर एटम होगा जिसके ऊपर लोन पेयर होंगे, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, बेसिक नेचर को कम करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। तो 6 टाइम तुमने यहाँ पे देखे न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। कुछ में न्यूक्लियोफाइल और बेस का नेचर सेम है, कुछ जगह पे नेचर अलग अलग है। तो एक बार 6 पॉइंट का भी, एक बार इस 6 पॉइंट का भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना। तुम्हें नोट्स बढ़ते जाएंगे हर क्लास के बाद, तुम 10 क्लास बाद देखोगे तुम्हें बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो चुकी होगी। इसे ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखो। अभी गेम अब है जरा इंटरेस्टिंग चीज है। ये वो था जब कुछ नहीं लिखा तो तुमने एसिड बेस के लिए। अब जब तुम सॉल्वेंट की बात करोगे तो तुम्हारे सॉल्वेंट 2 तरह के होंगे, एक होगा नॉन पोलर और दूसरा होगा पोलर। कोई भी सॉल्वेंट रिएक्शन के लिए चाहिए तो 2 तरह। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? जिसका डायपोल मोमेंट 0, और पोलर सॉल्वेंट वो है जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट एग्जांपल CCl4, C6H6, साइक्लोहेक्सेन, SO3, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट कैसे हैं? नॉन पोलर। N-hexane can be used as a non-polar solvent, तो C12H4, ये नॉन पोलर, इनके डायपोल मोमेंट 0 है। अब पोलर सॉल्वेंट जो है वो 2 तरह का होगा। अब तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट 2 तरह का होगा, प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा तुम्हारा होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? वो सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्मॉल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन को H+ के रूप में कभी दे पाए, पोलर प्रोटिक। इसका पहला एग्जांपल हुआ वाटर, इथेनॉल, अमोनिया, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन
किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है सॉल्वेंट की। तो वो जिनमें हाइड्रोजन छोटे और इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है वो पोलर प्रोटीन है। पोलर प्रोटीन, हाइड्रोजन नॉट बॉन्डेड टू फॉर्म, हाइड्रोजन नॉट बॉन्डेड टू फॉर्म, वो सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा। अब आप देखो जैसे इसी के अंदर HC डबल बॉन्ड O, अब आपने नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हटा के यहां 2 मिथाइल ग्रुप रख दिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज योर डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये सॉल्वेंट है तुम्हारा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये सॉल्वेंट कैसा है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये पोलर डायपोल मोमेंट तो है, डायपोल मोमेंट तो है, मतलब सॉल्वेंट के पास डायपोल मोमेंट है और हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और एग्जांपल अगर हम इसमें जोड़े क्राउन ईथर्स, और अगर एग्जांपल हम इसके अंदर लेके आए तो क्राउन ईथर्स, देखो CH2 CH2O, पॉली इथिलीन ऑक्साइड के जो साइक्लिक ईथर्स हैं। अब अगर हम इसको इधर पे CH2 CH2O, इधर CH2 CH2O, इसको जोड़ दिया तो ये जो साइक्लिक ईथर्स है इनको तुम बोलते हो क्राउन ईथर्स। क्या बोलते हो इन्हें? क्राउन ईथर्स। ये है तुम्हारे पोलर। इसमें देखो कितने मेंबर के रिंग बन, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नाम होगा 12 क्राउन 4 मतलब ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ रिंग एटम इन अ रिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिंग, बाद वाला नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक और कंपाउंड इस पोलर अप्रोटिक में आएगा N N N। देखिए पोलर अप्रोटिक, हाइड्रोजन नॉट बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन नॉट बॉन्डेड टू फॉर्म। तो जब तुमने इधर पर एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, अब इनके पास डायपोल मोमेंट है, हेक्सामिथिलीन फॉस्फोअमाइड, दिस इज योर हेक्सामिथिलीन फॉस्फोअमाइड। ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक। तुम्हें बहुत ध्यान से देखना, 2 तरह के सॉल्वेंट होंगे, 2 तरह के सॉल्वेंट होंगे, इनफैक्ट 3 तरह के सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर, एक पोलर। पोलर 2 तरह के होंगे। पोलर सॉल्वेंट तुम्हारे 2 तरह के होंगे, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। अब सॉल्वेंट की जरूरत क्यों है? अगर हम एक न्यूट्रल स्पीशीज को लेंगे तो सॉल्वेंट अपने डायपोल मोमेंट से, तो जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उनका डायपोल मोमेंट भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ये आयोनाइजेशन करेंगे, ये कैटायन एनायन को बनाएंगे, और एनायंस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। Anions are stronger nucleophile than neutral. Please इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको भी हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको इससे पहले जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना,
तो मुझे ड्राइव नहीं आती थी पढ़ाने की। जो भी अब मुझे अभी इतनी देर पढ़ा लिया, मुझे टाइम भी नहीं पता लगा, तुम भी क्लास को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें क्लास समझ में भी आ रही है और क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुम इनको लिखते रहना, तुम देखना एक बार, क्योंकि हमारी बेस बुक होगी सॉल्व करने के लिए MS चौहान, हिमांशु ऑब्जेक्टिव पैकेज के अलावा सिर्फ इन 2 बुक को ही हम अटेम्प्ट करेंगे। अब अगर मैं यहां बात करूं कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हम एक सॉल्ट को डालें, सॉल्ट्स कैटायन एंड एनायन बोथ सॉल्वेंट, कैटायन एनायन दोनों ही तुम्हारे सॉल्वेट होंगे, कैटायन एनायन दोनों ही सॉल्वेट होंगे। इन पोलर, ध्यान से समझिएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट salts, cation, solvate and no solvation of anion। बता तो ऐसा क्यों होता है? अब अगर तुमने एक सॉल्ट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, तो ये पहले सॉल्वेंट अपने पावर से इसे आयोनाइज करेगा और इसके आसपास खुद स्टिक कर जाएगा। अगर तुमने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डाला एंड नो सॉल्वेशन, यहां पर हाइड्रोजन किसके कारण यहाँ पे एक अट्रैक्शन डेवलप होगा, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड आयन डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन एनायन दोनों से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, कैटायन एनायन दोनों से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं, तुमने NaCl को वाटर में डाल दिया, तो सोडियम आयन के आसपास एक वाटर की लेयर बन जाएगी, क्लोराइड आयन के आसपास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की लेयर बन जाएगी, दोनों सॉल्वेशन होंगे एंड बोथ स्टेबलाइज, बोथ सॉल्वेंट एंड बोथ स्टेबलाइज, दोनों स्टेबलाइज होंगे। पर अब अगर तुमने NaCl को किसी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया, DMSO, तो सोडियम आयन का सॉल्वेशन होगा, नो सॉल्वेशन ऑफ क्लोराइड। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है पोलर नेचर होने से ये, तो सॉल्वेशन नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलर प्रोटिक में कैटायन एनायन दोनों का सॉल्वेशन होता है, कैटायन एनायन दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब तुम यहां देखो, मोर सॉल्वेशन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ anion, therefore weaker nucleophile। अब देखो तुम मोर सॉल्वेशन, अब तुमने यहां पर एक पॉइंट देखा, जैसे जैसे तुम्हारा सॉल्वेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा सॉल्वेशन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, किसका चार्ज, एनायन का, and inversely proportional to size। Solvation is directly proportional to charge and inversely proportional to size। जबकि यहाँ तो सॉल्वेशन ही नहीं है, ज्यादा सॉल्वेशन ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने की कम टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की कम टेंडेंसी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। अब तुम यहाँ देखोगे कि सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, 5 होता है चार्ज अपॉन साइज।
फाई क्या होता है भाई तुम्हारा, चार्ज अपॉन साइज का रेशो। फाई होता है चार्ज अपॉन साइज का रेशो। अब अगर तुम यहां देखोगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्ट अगर तुमने लिया है तो कैटायन एनायन दोनों का सॉल्वेशन है, जबकि पोलर अप्रोटिक के अंदर सिर्फ कैटायन सॉल्वेट होता है, एनायन का सॉल्वेशन नहीं है। सिर्फ कैटायन का सॉल्वेशन है, एनायन का सॉल्वेशन नहीं है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट। अगर हमें जेई सॉल्व करना तो हमें सॉल्वेंट के रूल्स को समझना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, तो तुमने देखा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन का सॉल्वेशन है, कैटायन का नहीं है। अप्रोटिक में सिर्फ कैटायन है और एनायन का प्रैक्टिकली सॉल्वेशन नहीं होता है। ज्यादा सॉल्वेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी। अब अगर तुम यहां देख रहे हो कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को क्यों टॉप टू बॉटम में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर अलग अलग हुए। अब अगर तुमने लिया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो 5 वैल्यू चार्ज अपॉन साइज of fluoride is more than chloride, chloride is more than bromide, bromide is more than iodide. तो सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉल्वेशन ऑफ फ्लोराइड इज मोर देन क्लोराइड, क्लोराइड इज मोर देन ब्रोमाइड। अगर इसको अगर ऐसे देखें कि ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव कार्बन, ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव। अब ये जो फ्लोराइड है इसके आसपास एक वाटर की लेयर बनी हुई है, इसके आसपास क्या बनी है, एक वाटर की शीट बनी हुई है। और यहां पर आयोडाइड जो है इसके पास बहुत छोटी शीट है या नहीं है, तो ये इस तक पहुंचना मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, ये इजीली पहुंचेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखो, फ्लोराइड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखो, फ्लोराइड weaker than chloride, weaker than bromide, weaker than iodide। जब कुछ नहीं लिखा है तो ये ट्रेंड किसके अंदर होगा, जब कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा सॉल्वेंट मान के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर में तो आयोनाइजेशन नहीं होता। अब अगर तुमसे पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी इन DMSO, अभी मैंने तुमको बताया DMSO क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। DMSO क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो DMSO में क्या होना है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड का सॉल्वेशन नहीं होगा। अब छोटा है ना, ये सॉल्वेशन ही नहीं होगा, तो ये ट्रेंड उल्टा हो गया। देखो व्हाट विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक, तो तुम देख लो फ्लोराइड वीकर देन क्लोराइड, वीकर देन ब्रोमाइड, वीकर देन आयोडाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कुछ नहीं लिखा है तो ये ट्रेंड ध्यान रखना है। पर अगर यहां पे लिखा हो तो अब देखो फ्लोराइड स्ट्रॉन्गर देन क्लोराइड, स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमाइड, स्ट्रॉन्ग। ये हम यूज करेंगे शॉर्ट्स रिएक्शन में। ये हम कहां पर यूज करने वाले हैं, अभी जब हम शॉर्ट्स रिएक्शन, कॉनिन फ्लिंग क्रिस्टियन जैसे रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां ये ट्रेंड काम आएंगे। पोलर अप्रोटिक में एनायन का सॉल्वेशन नहीं होता है, सॉल्वेशन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी चेंज नहीं होगी। पर अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर या जितने मैंने सॉल्वेंट लिखे थे वहां पर एनायन का सॉल्वेशन होता है, वहां पर एनायन का सॉल्वेशन होता है। तो DMSO में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑल्सो अगर तुमसे बोले इन गैस फेज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सेम। पर जब कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में काम करना होगा। यहां पर तुम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस भी लगा सकते थे। आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, आसानी से कैटायन के पास पहुंचेगा, कैटायन आयोडाइड को पोलराइज करेगा, आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो ये कैटायन इससे इलेक्ट्रॉन, ये कैटायन इसे इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। फ्लोराइड इसके आसपास सॉल्वेशन हो गया,
पर जब सॉल्वेशन नहीं है, जब सॉल्वेशन नहीं है, देखो अब तुमको समझना होगा कि एग्जाम में ये एक रेडीमेड क्वेश्चन आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोटिक सॉल्वेंट पे लेना है। समझ में आया तुमको? अब एक और कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफ्यूजेसिटी और लीविंग। अब तुम यहां देखो, अगर एनायन कार्बन की तरफ आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कार्बन की तरफ आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है। पर अगर किसी रिएक्शन में इसका उल्टा हो, अगर किसी रिएक्शन में इसका उल्टा हो, ये दूर जाएगा, ये यहां से दूर जाए तो ये लीविंग। तो मतलब जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो न्यूक्लियोफाइल, और अगर किसी रिएक्शन में वही एनायन या वही न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन से दूर जा रहा है तो उसको तुम क्या बोलते हो? लीविंग। क्या तुम यहां पे बोलोगे? लीविंग हो। सो मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटर लीविंग, बेटर लीविंग। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। अब एसिड जितना स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक, कॉन्जुगेट बेस जितना वीक उसकी एनायन लेने की, H+ लेने की टेंडेंसी का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो तुम यहां पर देख रहे हो स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर और मोर स्टेबल इट्स conjugate base and therefore better leaving group, और वो एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप, अभी हमने कहा सबसे वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था? सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे एक H+ निकाला तो तुम्हें मिला HO, SO, सल्फोक्साइड, वेरी वीक बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड, वेरी वीक बेस, क्योंकि यहां रेजोनेंस से एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा तो अच्छा लीविंग ग्रुप बना। अब अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप बना तो ये क्या कहलाता है? सल्फोक्साइड। क्या कहलाता है ये? सल्फोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फोक्साइड। अब इसी में इस OH ग्रुप को रिप्लेस करके जब मैं ये ग्रुप लगाऊंगा, ये बेंजीन सल्फोक्साइड, ये ग्रुप कौन सा है तुम्हारा? बेंजीन सल्फोक्साइड। क्या है ये? बेंजीन सल्फोक्साइड। ये अच्छे लीविंग ग्रुप, कमजोर न्यूक्लियोफाइल और बेटर लीविंग ग्रुप होंगे। अभी जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो जो न्यूक्लियोफाइल हटता है उसे तुम क्या बोलते हो? लीविंग ग्रुप, सल्फोक्साइड। अब तुमने यहां पर CH2 लगा दिया, पैराटोल्यूल, सल्फोनिल, सल्फोक्साइड। तो तुम इसे शॉर्ट में लिखते हो OTS-। क्या लिखते हो तुम इसे शॉर्ट में? OTS-। इसे तुम शॉर्ट में लिखते हो OTS-। क्या लिख देते हो तुम इसे शॉर्ट में? OTS। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट और होगा इसके बाद। दे आर वेरी गुड लीविंग ग्रुप। सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा लीविंग ग्रुप पढ़ा होगा। डेली हमारी क्लासेस 6 to 9:30, 9:45 तक जाएंगी। इस वीक में यही टाइम रहेगा। अब आप देखो, ये ले लिया स्क्रीनशॉट तुमने इसका? जल्दी से लो प्लीज, यहीं पे थोड़ा सा काम करते हैं। थोड़ी सी क्लास की स्पीड बढ़ाई थी क्योंकि क्लास छोटी थी, कंटेंट एक साथ ही पूरा पढ़ाना था तुमको। ये
अब अगर तुम यहां देखो, तुमने यहां पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ये नो साइलेट, तो इसे तुम क्या लिखते हो, ONS, the nucleophile. This is abbreviated as ONS. अगर तुमने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया तो then it is named as a brosilate. Brosilate. These are very good leaving group. One of the best leaving group in organic chemistry. इसे तुम लिखते हो OBr. क्या लिखते हो, OBr, brosilate. अब अगर तुमने यहाँ CH3 लगाया, इसे तुम बोलते हो मिसाइल, इसे तुम बोलोगे मिसाइल, मिथाइल सल्फोनेट मिसाइल। अगर तुमने यहाँ पे CF3S+O, ये कहलाएगा तुम्हारा ट्राइफ्लोरोमिथाइल ट्रिफिल, ये कहलाएगा तुम्हारा ट्रिफिल। These are very good leaving group in chemistry. These are good leaving group in chemistry. अब कौन तुम्हारा होगा, जैसे हाइड्रोक्साइड, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे NH2, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो कमजोर लीविंग ग्रुप है, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो एक बहुत ही कमजोर लीविंग ग्रुप है। तो कल मैं इसी लीविंग ग्रुप से फिर शुरू करूंगा, इसी जगह से, और फिर अपने 12th की केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्लास को रिवाइज करना, थोड़ी बाद क्लास अपलोड हो जाएगी, चाहो तो रिवीजन में देख सकते हो, वहां देख के तुम क्लास को रोक के नोट डाउन कर सकते हो। आई होप तुम्हें क्लास अच्छी लगी होगी। तुम्हें कोई भी अगर फीडबैक देना है तो तुम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। तुम्हें मैथ्स में क्या ऑर्डर में पढ़ना है राजेश सर से, तुम वो ऑर्डर बता सकते हो। उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तुम मुझे पूरे ऑर्डर ले दो। हमने अभी शुरू किया है, मैं तुम्हें एक ही विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 जनवरी तक तुम्हारा 12th का पूरा सिलेबस करा देंगे। क्लासेस डिले नहीं होंगी, टाइम पे बोला टाइम पे शुरू होंगी, जो शेड्यूल दिया है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे। तो बहुत पॉजिटिव रहो और पूरी एनर्जी अपनी पढ़ने पे लगाओ। यहाँ पर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते